नमस्ते। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरनल ऑडिट क्या है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है और कैसे इसे कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटरनल ऑडिट शब्द आया कहाँ से है और ऑडिट का मतलब क्या है। तो हमें जैसे कि पता है ISO IEC 17025-2017 के क्लॉज नंबर 8.8 के अंदर इंटरनल ऑडिट के बारे में बताया गया है और इसे एड्रेस किया गया है। तो ऑडिट क्या है? एक नॉर्मल सा हमें भी पता है किसी भी सिस्टम में एक ऑडिट होता है कि वो ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो सिस्टमैटिक चल रहा है या नहीं, तो उसे हम बोलते हैं ऑडिट करना, उसे चेक करना, एग्जामिन करके कि वो ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो ऑडिट हो गया। अब हम देखेंगे इंटरनल ऑडिट स्पेसिफिकली कहाँ बात की गई है, लैबोरेटरीज के लिए। ISO IEC 17025 ने सिर्फ लैबोरेटरीज के लिए बात की गई है कि कैसे ऑडिट होना चाहिए, क्यों बनाया गया है और क्यों उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है कि हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव हो सके, कितना ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर रहा है, उसमें कोई कमियां छूट रही हैं, तो वो किस तरीके से इम्प्रूव होगा। तो फॉर दैट इम्प्रूवमेंट 17025 ने यहाँ अपने क्वालिटी मैनुअल में या अपने तो 17025 ने क्या किया है, वहाँ पे इंटरनल ऑडिट को एड्रेस किया है। तो अब हम देखेंगे इसमें कैसे क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एक लैबोरेटरी के पास होने चाहिए, जिससे क्या होगा, वो NABL एक्रेडिटेशन में जा सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है क्वालिटी मैनुअल एंड प्रोसीजर मैनुअल। तो क्वालिटी मैनुअल क्या होता है, 17025 में बहुत सारे क्लॉजेस दिए हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि 4.1 में लिखा हुआ है इम्पार्शियल रहना है लैब में। तो अब एक लैबोरेटरी ने कैसे इम्पार्शियल रही है लैबोरेटरी, उसे वो एड्रेस करेगी। ऐसे ही वो हर क्लॉज को एड्रेस करेगी और एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, उसे बोलेंगे हम क्वालिटी मैनुअल। और प्रोसीजर मैनुअल क्या रहेगा, प्रोसीजर मैनुअल क्वालिटी मैनुअल पर बेस्ड रहेगा। और रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी हमारे लैबोरेटरी के पास हैं, जैसे कि CRM के सर्टिफिकेट्स या टेक्निकल रिकॉर्ड्स जो भी हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, तो वो एक लैब के पास होना जरूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि इंटरनल ऑडिट क्यों है, मतलब क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैसे कैसे कंडक्ट होता है, ये सब। जैसे कि यहाँ लिखा गया है रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज 8.8 ISO IEC 17025-2017। बट रिक्वायरमेंट के साथ साथ हम ये भी मान सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है एक लैबोरेटरी के पास। कोई भी लैब है, अब उसके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी हुई, अगर वो इंटरनल ऑडिट करा लेगा तो आगे जाके उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज सिस्टम में वर्क करेगी, तो एक्सटर्नल ऑडिट में भी उसे परेशानी नहीं होगी। वैसे ही लिखा हुआ है टू इम्प्रूव द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लैबोरेटरी विद दैट नोट, ये एक एविडेंस बेस्ड प्रोसेस है। पूरा सारी बातें जो भी रहेंगी यहाँ पे, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी मैनुअल, सब फैक्ट्स और प्रोसीजर पे ही बात की जाएगी, प्रूफ्स के साथ बात की जाती है, इसलिए इसे एविडेंस बेस्ड प्रोसेस कहते हैं। विद दिस ये फर्स्ट इंटरनल ऑडिट कब करा सकता है कोई भी लैब है, किसी भी लैब ने जब भी 17025 को क्या कर दिया, अपने लैब में इंप्लीमेंट किया, तो क्वालिटी मैनुअल बनाया होगा। तो जब क्वालिटी मैनुअल बन जाएगा, इंप्लीमेंट कर लेगा, तब वो अपने NABL एक्रेडिटेशन के लिए जा सकता है और फर्स्ट इंटरनल ऑडिट करा सकता है। और जितना जल्दी करा ले उतना लैब के लिए अच्छा है, से 1 मंथ, 1 मंथ में वो करा सकते हैं। और ये जो पीरियोडिसिटी है, मतलब 17025 ने कहा है कि हर लैब को साल में एक बार इंटरनल ऑडिट कराना मैंडेटरी है, लेकिन अब लैब चाहता है कि हमारा लैबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करे, तो वो क्या कर सकता है, 6 महीने में भी एक बार करा सकता है, 3 महीने में भी एक बार करा सकता है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी होगी इंटरनल ऑडिट की, वो लैब खुद डिसाइड कर लेगा अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से। फिर आता है ये इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कौन करेगा, तो ये वो कंडक्ट करेगा ऐसा पर्सन जो कि डायरेक्टली लैब से लिंक ना करता हो, डायरेक्टली एसोसिएट ना हो लैब से, ऐसा इंसान इसे क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। फिर हम देखेंगे कि कैसे कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर हम पहले समझ लेंगे तो आगे प्रोसेस इजीली समझ आ जाएगी। तो यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर हम पहले ही समझ लेंगे तो इंटरनल ऑडिट की प्रोसेस कैसे कंडक्ट होती है ईजिली समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट यहाँ है ऑडिट। तो ऑडिट का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं, किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना। बट 17025 ने इसकी डेफिनेशन इस तरीके से निकाली है कि सिस्टम में वर्क कर रही है इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, पूरी डॉक्यूमेंट पे बेस है। एज पर दी ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट एविडेंस को क्या किया जाएगा, ऑब्टेन किया जाएगा लैबोरेटरी में। तो यहाँ ऑडिट एविडेंस क्या है और ऑडिट क्राइटेरिया क्या है। तो कोई भी लैब है, उसमें जितने भी स्कोप है, हो सकता है लैब में लैब 10 पैरामीटर्स के साथ काम करता है, उसको हार्डनेस भी टेस्ट करनी है, सल्फेट भी टेस्ट करना है और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट लेकिन वो चाहता है NABL एक्रेडिटेशन में वो सिर्फ 2 या 4 पैरामीटर से जाए, तो वो क्या होगा, उसका ऑडिट क्राइटेरिया होगा। और एज पर दी ऑडिट क्राइटेरिया वो उसको क्या करेगा, इंटरनल ऑडिटर को क्या करेगा,
डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स हम देंगे, जो रिकॉर्ड्स हम देंगे, स्टेटमेंट्स देंगे, वो क्या होगा, ऑडिट एविडेंस के रूप में काम करेगा। तो ये सारा काम क्या होगा, एज पर द ऑडिट क्राइटेरिया होगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ऑडिटिंग एंड व्हाट इज ऑडिटर। तो ऑडिटिंग क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका क्या बोलते हैं, ऑडिट होने वाला है। कोई भी लैब, क्योंकि यहाँ पे लैब के बारे में बात की गई है, तो लैब क्या होगी, इटसेल्फ इज एन ऑडिटिंग। और फिर जो इंसान, जो पर्सन यहाँ पर आके ऑडिट करने वाला है, कंडक्ट करने वाला है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑडिटर। बट वो पर्सन कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। अब कॉम्पिटेंट से सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा कि ऑडिटर कैसा होना चाहिए, 17,025 की नॉलेज है, काफ़ी है, क्योंकि उसको वही चेक करना है, लैब की नॉलेज हो। बट कॉम्पिटेंट हो इन द सेंस कि उसके पास इतनी स्किल्स और नॉलेज है और इतना वो केपेबल है कि उस नॉलेज को यूज करके एक सक्सेसफुल ऑडिट को कंडक्ट कर सके, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी। नाउ वन मोर थिंग इज ऑडिट टीम। तो कोई भी ऑडिटर है, हो सकता है हम इनवाइट करें कोई ऑडिट है और वो आए हमारे यहाँ पे ऑडिट करने के लिए, ऑडिटर, बट हो सकता है उसे टेक्निकल नीड हो, किसी भी टेक्निकल गाइड की, या हो सकता है ऑब्जर्वर की ज़रूरत हो, तो वो क्या कर सकता है, टीम कंडक्ट कर सकता है, एक या दो से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, तो दैट इज ऑडिट टीम। तो अब टेक्निकल एक्सपर्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है या एक स्पेसिफिक नॉलेज है अपनी एक्सपर्टीज को प्रोवाइड करने के लिए लीड असेसर को, दैट इज टेक्निकल एक्सपर्ट। नाउ ऑडिट प्लान। तो अगर लैब पहले से एक प्लान के साथ फॉलो करेगा, एक प्लान बना लेगा कि आज जैसे 2 दिन का ऑडिट है, तो उसने पहले ही बना लिया है कि ये एक्टिविटीज़ होने वाली है हमारी लैबोरेटरी में, कि आज वो टेक्निकल पार्ट देखेगा, कल वो एनालिटिकल पार्ट देखेगा और बीच में लंच ब्रेक रहेगा। ये अगर टाइम पहले से रहेगा, एज हमें भी पता है, नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर किसी भी सिस्टम में टाइम मैनेजमेंट चल रहा हो तो ईजिली सारी प्रोसेसेस हो जाती हैं। तो ऑडिट प्लान इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। विद दिस ऑडिट फाइंडिंग्स, तो जो भी रिकॉर्ड्स आए हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं, उसमें हो सकता है कोई चीज़ें ऐसी हो जो फुलफिल नहीं हुए हैं गाइड के हिसाब से, और कुछ चीज़ें हो भी सकता है कि हाँ सही चल रही हैं ठीक से। तो वो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ऑडिट फाइंडिंग्स। फिर ऑडिट फाइंडिंग्स में एनसी और सी, इनका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्फर्मिटी और नॉन कॉन्फर्मिटी क्या है। तो कॉन्फर्मिटी क्या है, दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। कोई भी क्लॉज है, 17,025 में बहुत सारे क्लॉजेस हैं, तो क्लॉज का अनुपालन हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, दैट इज कॉन्फर्मिटी, और फुलफिल नहीं होती है तो दैट इज नॉन कॉन्फर्मिटी। उसको एड्रेस करना भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगी आगे। तो मेजर और माइनर होती है 2 तरीके की। अगर सीधे रिजल्ट पे हमारी मिस्टेक्स या हमारी कोई भी चीज़ है जो हमने गलत की हुई है अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, अगर रिजल्ट्स पे अफेक्ट कर रही है तो दैट इज मेजर एनसी। अगर रिजल्ट पे अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो माइनर एनसी होगी ना। ऑडिट कंक्लूजन, उसके बाद इन सब को देखने के बाद एक ऑडिट कंक्लूजन होगा, और उस कंक्लूजन में क्या आएगा, दैट इज आउटकम्स ऑफ द ऑडिट प्रोवाइडेड बाय द ऑडिट टीम आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स एंड द ऑडिट फाइंडिंग्स। जो भी ऑडिट फाइंडिंग्स हैं, जो भी रिजल्ट आए हैं, उन सबको इवैल्यूएट किया जाएगा। उसके बेसिस पर एज पर द जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें मैनेजमेंट सिस्टम को सुधारना था, या जो भी हमारा क्राइटेरिया रहेगा, उसके हिसाब से रिजल्ट्स निकलेंगे, दैट इज ऑडिट कंक्लूजन। तो अब ऑडिटिंग की प्रोसेस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो हम देखते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल्स हैं एथिकल कंडक्ट। एथिकल कंडक्ट मतलब प्रोफेशनलिज्म। कोई भी ऑडिटर जो हमारे यहाँ पे क्या करने आ रहा है, ऑडिट करने आ रहा है लैब में, वो प्रोफेशनल हो, मतलब प्रोफेशनल हो इन द सेंस टाइमिंग का पंचुअल हो, इस तरीके का इंसान हो, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखे, इंटीग्रिटी, ईमानदार हो, हम उसे ट्रस्ट कर सकें। मतलब अगर उसने लैब में हमारे जो भी प्रोसेस देखा है, जो भी प्रोसीजर देखा है, उसको वो किसी अदर पर्सन को शेयर ना करे या उसका मिसयूज ना करे। नाउ सेकंड इज फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन मतलब क्या है, ऑडिटर अच्छी तरीके से ऑडिटिंग हुई है, लेकिन वो कहीं पे भी क्या करे, उसको मैनिपुलेट ना करे, डेटा को कहीं भी मैनिपुलेशन ना करे, और एक्यूरेट रिलायबल रिजल्ट्स हमें जो भी हमारा ऑडिट प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा रिपोर्ट हमें देंगे, दैट इज फेयर प्रेजेंटेशन। नाउ थर्ड वन इज ड्यू प्रोफेशनल केयर। तो ड्यू प्रोफेशनल केयर मतलब क्या होता है, द एप्लीकेशन ऑफ डिलिजेंस एंड जजमेंट इन ऑडिटिंग। कोई भी इंसान है, जज ही होता है, बट ऑडिटर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इंसान आए हमारे लैब में तो एकदम से जज ना कर ले किसी की शक्ल देख के, उसने सोच लिया कि ये केमिस्ट अच्छा है, ये केमिस्ट कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा, और फिर उसको पकड़ के बैठ गया। तो इस तरीके से जजमेंट पास ना करे, एकदम जज ही ना हो, और अच्छे से इतना क्या करे, ऑडिट प्रोसेस करे। Now fourth one is independence, मतलब free from bias, conflict of interest and maintain the objectivity।
क्योंकि हमारे लैब में ISO IC 17025 का मेन मोटिव यही है इंटरनल ऑडिट कराने का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना। तो ऑब्जेक्टिव से भटके नहीं, बायस से, भेदभाव से दूर रहे और ठीक से ऑडिट प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दे। ओके, ये हमारे सिद्धांत है। फिफ्थ वन है लास्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच। हमें पता है सारे फैक्ट्स और प्रूफ पर बात की जा रही है, तो वो एविडेंस बेस्ड अप्रोच पर होगा और जो कि वेरीफाइबल हो, सैंपल्स पर बेस्ड हो। जो भी हम बात करने जा रहे हैं, ऑडिटिंग हो रही है, उसने बोला ये टेस्टिंग करके दिखाइए, तो वो पुरानी रिपोर्ट ले सकता है। पुराना सैंपल उठा लिया उसने बोला कि ये लो, ये टेस्ट करके दिखाओ, और वो पैरामीटर चेक करे पुरानी रिपोर्ट से, तो उससे क्या हो जाएगा, उसे एक एविडेंस मिल जाएगा कि हाँ सही टेस्टिंग होती है, यहाँ पे वेरीफाई कर सकता है। तो एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच रहेगी। नाउ नेक्स्ट, एक ऑडिटर को हमें सिलेक्ट कैसे करना है। एक ऑडिटर को सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कुछ तब हम देखेंगे कि ऑडिटर को कैसा होना चाहिए, और ये ना कि सिर्फ इंटरनल ऑडिट के बारे में बात की जा रही है, एक्सटर्नल ऑडिटिंग के बारे में बात की जा रही है कि एक ऑडिटर को कैसा होना चाहिए। तो उसमें 17025 की नॉलेज हो, कॉम्पिटेंट हो, स्किल्स को यूज़ कर सके। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ दिए हैं, आप देख सकते हैं, डिप्लोमेटिक, अ गुड जज, पेशेंट। और ये हमें पता है, अगर नॉर्मली अगर वो डिसिप्लिन होगा तो ऑडिट प्रोसेस अच्छे से कंडक्ट होगा, पेशेंस होगा तो हमारी बात को सुनेगा, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तो वो अपनी राय रखने से पहले एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा, पहले पूरी बात को सुनेगा। तो इस तरीके से प्रिपेयर्ड हो, ट्रेंड हो, इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टिंगली हमसे कुछ पूछेगा, हम भी उसे जवाब देंगे। तो इस तरीके से एक ऑडिटर होना चाहिए। एक ऑडिटर ऐसा होना चाहिए कि हमने देख लिया, विद दैट कुछ क्वेश्चंस भी कर सकता है वो, जैसे कि कुछ कीवर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, वाई, व्हेन, वेयर। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ये कैसे हैं कि कोई भी ऑडिटर है, अब वो आएगा तो ये टिप्स की तरीके से मैंने डाल रखी है स्लाइड, आप देख सकते हैं। कोई भी ऑडिटर है वो आके पूछ सकता है कि आप कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, अपने BIS यूज़ कर रहे हैं, APH यूज़ कर रहे हैं, या कोई लैबोरेटरी डेवलप मेथड है जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसे बताइए। उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लैब में, या क्यों उसे ही यूज़ किया जा रहा है, या कौन ये टेस्ट परफॉर्म करता है, कहाँ पर ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, क्या ड्यूरेशन है, ये सब वो पूछ सकता है। और शो मी और मुझे करके दिखाओ, ये सारे जनरल सवाल हैं जो वो पूछ सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में दैट व्हाट इज नेगेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑडिटर। एक ऑडिटर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, तो ऐसे ऑडिटर तो होने ही नहीं चाहिए, जैसे कि गलिबल है। अब हमने अपनी ही प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने सोचा कि एक ऐसे इंसान को बुला लेते हैं जो ठीक हो, सीधा साधा, ज़्यादा क्वेश्चन ना करें हमसे, हम कुछ बोल रहे तो समझ लो, ऐसे मान ले उस चीज़ को, तो उससे हमारी ही प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगी, हमारी जो ऑडिटिंग है वो ठीक से नहीं हो पाएगी लैब की, और एक्सटर्नल ऑडिटिंग के लिए जब हम जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे इंसान से हम अगर मेंटेन करके ऐसा ऑडिटर अपॉइंट ना करें तो बेटर रहेगा। लेजी ना हो, ओपिनिएटेड ना हो, पहले किसी धारणा बना ली है, प्री ओपिनिएटेड इंसान ना हो, टाइम वेस्टर ना हो, कुछ है जैसे इंट्रोडक्शन में प्रेजेंटेशन वर्क करने चलेगा तो ऐसा वो अपना टाइम वेस्ट कर सकता है, तो ऐसा इंसान ना हो। तो एक ऑडिट टीम में कौन कौन हो सकता है, जैसे कि लीड असेसर है, ऑडिटर है, तो ही विल चेक द लैब मैनुअल एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, वो लैब मैनुअल चेक करेगा। टेक्निकल असेसर जो होगा वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, मतलब केमिस्ट की टेक्निकल कॉम्पिटेंसी चेक करेगा। एक ऑब्जर्वर होगा या ट्रेनी ऑडिटी जो होगा वो सिर्फ ऑडिट टीम को कंपनी देगा, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा चीज़ को और क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा अपने लीड असेसर को। उसके मतलब उसके दायरे में सिर्फ यही आता है दैट ही विल ऑब्जर्व द थिंग्स ओनली। नाउ टेक्निकल एक्सपर्ट जो अपनी, हमने पहले भी बात कर चुके हैं इस चीज़ पे कि अपनी स्पेसिफिक चीज़ पे नॉलेज प्रोवाइड करेगा, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल एक्सपर्ट। नाउ इंटरनल ऑडिट चेकलिस्ट, तो एक एग्जांपल पे मैंने शो किया हुआ है कि ऐसी एक चेकलिस्ट हो सकती है जो ऑडिटर अपने साथ लेकर आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 6.0 में क्या है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। C मतलब दैट इज कन्फर्मिटी, हाँ ये लैब में पाई गई। 6.1, 6.2 और फिर एक टाइम पे उसे लैब में लगा कि वेइंग बैलेंस से कैलिब्रेटेड नहीं है, तो उसने क्या किया 6.4 में लिख दिया NC दैट इज नॉन कन्फर्मिटी, ये चीज़ हमें नहीं पाएगी, वेइंग बैलेंस इज नॉट कैलिब्रेटेड। फिर क्या कर सकता है लैब, एक नॉर्मल सा NC के फॉर्मेट पे इसका जवाब दे सकता है, इसको एड्रेस कर सकता है। ये कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, एक करेक्टिव एक्शन लिया है दैट लैबोरेटरी कैलिब्रेटेड द बैलेंस फ्रॉम ए NABL accredited laboratory and provide the certificate as evidence। उसने क्या किया, लैब ने NABL accredited लैब से कैलिब्रेट कराया वेइंग बैलेंस को और एज ए एविडेंस उसका सर्टिफिकेट वहाँ उनको 70,000 ऑडिटर को क्या किया, प्रोवाइड करा दिया। तो इस तरीके से NC क्लोज भी होती है अगर माइनर है तो, और मेजर है तो भी क्लोज होती है, बट हाँ उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, ओवरव्यू ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो एक नॉर्मल सा ऑडिट की प्रोसेस शुरू से एंड तक एक ओवरव्यू दिया गया है, लाइक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहले वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, कहाँ से, जिस सोर्स से उससे लेनी है, देन उसको कलेक्ट करके वेरीफाई करेगा
ऑडिट एविडेंस के रूप में वो काम करेगी। फिर उसको एज पर दी ऑडिट क्राइटेरिया के अनुसार इवैल्यूएट करेगा। फिर ऑडिट फाइंडिंग्स जनरेट करेगा कि क्या चीज़ पाई गई, क्या चीज़ नहीं पाई गई। फिर जाके उसको रिव्यू करेगा अपनी ही रिपोर्ट को एंड देन ऑडिट कंक्लूजन प्रोवाइड करेगा। अब इसे हम अगर थोड़े ब्रॉड वे में समझें नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज कंडक्टिंग ऑन साइट एक्टिविटीज। ऑन साइट क्या होने वाला है, तो कुछ एक स्टेप बाय वे पूरा। लाइक सबसे पहले क्या दिया है, कंडक्टिंग एन ओपनिंग मीटिंग। तो जब भी ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या होगी, ओपनिंग मीटिंग की जाएगी। उस ओपनिंग मीटिंग में क्या होगा, इंटरेक्शन हो जाएगा ऑडिटर का और ऑडिटी का, सब केमिस्ट से। उसे पता चल जाएगा, कम्युनिकेशन चैनल फिक्स हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कौन सी इन्फॉर्मेशन किससे लेनी है, टेक्निकल पार्ट यहाँ कौन हैंडल करता है, ये कंपाइलेशन रजिस्टर या टेक्निकल रिकॉर्ड यहाँ पर कौन मेंटेन करके रखता है, तो वो चीज़ों से वहाँ पता चल जाएगी। और अगर ऑडिटी को भी कोई सवाल जवाब करना है तो वो ऑडिटर से कर सकते हैं ना। सेकेंड इज कम्युनिकेशन ड्यूरिंग ऑडिट। ऑडिट के दौरान कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन गैप अगर आ जाएगा तो प्रोसेस इतनी इजीली सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, इसलिए कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। थर्ड वन है कलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो अब ऑडिट एविडेंस क्या है, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। किसको एग्जामिन करेगा, डॉक्यूमेंट्स को और पर्सनल को। तो डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल को कैसे वो रिव्यू कर सकता है, कैसे उसको एग्जामिन कर सकता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, जैसे डॉक्यूमेंट्स है, प्रोसीजर देख सकते हैं, क्वालिटी मैनुअल देख सकते हैं, टेस्ट डेटा देख सकते हैं, या अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं तो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी देख सकता है, अगर वो लैब, अगर वो हमारे ऑडिट क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो। नाउ पर्सनल मतलब जो भी केमिस्ट है, जो भी स्टाफ है पूरा का पूरा, वो पर्सनल में आएगा। तो जैसे वो ट्रेंड है कि नहीं, क्वालिफाइड है कि नहीं, क्या उन्हें पता भी है कि वो कौन से मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेनिंग ली हुई है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें पर्सनल फाइल के थ्रू वो चेक कर सकते हैं कि वो कितने क्वालिफाइड है, कितने नहीं, और अवेलेबल रहते हैं कि नहीं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर है कि नहीं। तो ये चीज़ें वो एग्जामिन करेंगे पर्सनल को लेकर। ना फोर्थ वन इज जनरेटिंग ऑडिट फाइंडिंग्स। अब जाके वो ऑडिट फाइंडिंग्स को जनरेट करेंगे कि क्या चीज़ लैब में उन्हें सही लगी, कौन से क्लॉजेस का पालन हुआ, कौन सी क्लॉजेस नहीं हुए, क्या उन्हें इम्पार्शियलिटी मेंटेन की, क्या उन्हें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की। तो ये सब चीज़ें वो ऑडिट फाइंडिंग्स में उसका रिजल्ट निकालेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। फिर होगा ऑडिट कंक्लूजन। उस ऑडिट कंक्लूजन में पूरे आउटकम्स आ जाएंगे ऑडिट टीम के हिसाब से कि उन्होंने ये चीज़ पाई गई, ये चीज़ नहीं पाई गई, और ये गलत थी तो इसमें एनसी बनानी पड़ेगी, और ये चीज़ नहीं थी, बहुत माइनर थी, इसे तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वैसे बता देंगे। फिर जाके क्लोजिंग मीटिंग होगी, बट क्लोजिंग मीटिंग एक कम्युनिकेशन होगी, ऑडिट फाइंडिंग और कंक्लूजन ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटी को बताएगा। बट यहाँ पर ये प्रोसेस खत्म नहीं होती है, एज एक ऑडिट रिपोर्ट भी बनती है। ऑडिट रिपोर्ट के बाद उसके आउटकम्स निकलते हैं, अगर एनसी है तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तब जाके ऑडिट प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो रिपोर्ट कैसे बनेगी, ये जो रिपोर्ट है वो ऑडिटर एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर में क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, वो उसको बनाएगा, और वो जो रिपोर्ट होगी वो टाइम पीरियड में बन जानी चाहिए विद दिस ऑडिटर और ऑडिटी दोनों के उसमें सिग्नेचर होने चाहिए। दोनों के सिग्नेचर क्यों बोले गए हैं, ताकि अगर कोई कन्फर्मिटी है, कोई एनसी बनाई गई है ऑडिटर के द्वारा, लेकिन लैब उससे सहमत नहीं है, लैब बोल रहा है नहीं हमारे यहाँ तो ये चीज़ें होती हैं, तो वो वहीं की वहीं क्या करे, उस चीज़ को क्लियर कर दे कि नहीं इस पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एक रिपोर्ट साइन होनी चाहिए, इसलिए बोला गया है। उसको फिर रिव्यू होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा कि अगर जो एनसी बनाई गई है उसमें करेक्टिव एक्शन लिया गया है कि नहीं, करेक्टिव एक्शन लिया गया है, फिर जाके वो क्लोज होगी एनसी, उसके बाद जाके ऑडिट प्रोसेस होती है। तो वो क्लोज कैसे होगी, नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है। ऑडिट फॉलोअप, तो एक ऑडिट फॉलोअप में क्या होगा, करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा, प्रिवेंटिव एक्शन लिया होगा। करेक्टिव एक्शन मतलब जो भी एनसी बनी है, वेइंग बैलेंस अगर कैलिब्रेट नहीं था तो उनने क्या किया, पहले रिव्यू किया, पुराने रिजल्ट्स में तो कहीं अफेक्ट नहीं किया गया, फिर उसको करेक्ट किया, उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन के लिए उन्होंने उसको कैलिब्रेट करा लिया, एविडेंस के रूप में ले लिया उस चीज़ को। तो वो करेक्टिव एक्शन शुड बी वेरीफाइड, वो वेरीफाइड होना चाहिए करेक्टिव एक्शन, एंड इट शुड बी वेरीफाइड बाय अनदर इंटरनल ऑडिट फॉर दैट स्पेसिफिक पार्ट होगी। जो आप क्या होगा, दोबारा से इंटरनल ऑडिट होगा, बट फॉर दैट स्पेसिफिक पार्ट होंगी। अगर वेइंग बैलेंस के लिए एनसी बनी है तो दोबारा से इंटरनल ऑडिट होगा, लेकिन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ वेइंग बैलेंस के लिए क्या होगा, इंटरनल ऑडिट होगा, उसको चेक किया जाएगा और एनसी को क्लोज किया जाएगा। इस तरीके से इंटरनल ऑडिट प्रोसेस पूरी तरीके से फिनिश होगी। थैंक यू।